नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही आपको जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि मोशन रिलेटिव टू अर्थ, तो आपको ये वाला भी पार्ट उसके अंदर इंक्लूड करना है डेरिवेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 2π/t आ जाएगी। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू अपन ने पुट कर दी और टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो 24 को कन्वर्ट किया मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व किया तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई रेडियन पर सेकंड में, और ये आपको याद रखनी है 7.29 इंटू 10⁻⁵। अब देखो, हम मान लीजिए ए पार्टिकल इज सिचुएटेड एट पॉइंट P ऑन अर्थ हुज लैटिट्यूड इज लैम्डा। अर्थ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है पॉइंट P पर, और उसकी लोकेशन जो है उसके लैटिट्यूड यानी अक्षांश वो लैम्डा से बनाई हुई है। लैम्डा कौन सा एंगल है, अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे इसने बता रखा है दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियल लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज लैम्डा इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ये आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको लैम्डा कौन सा है। अगर आपको ये डायग्राम से क्लियर पिक्चर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा 3 डायमेंशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो आपका ये पॉइंट P है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन बनाना है, यानी भूमध्य रेखा जो होती है वहां पे एक प्लेन काटना है, मतलब जो अर्थ है उसको बिल्कुल सेंटर से 2 बराबर भागों में बांट दो। तो कौन सा प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन आएगा। ओके, अब ये कह रहा है कि ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन आपका जो पॉइंट P है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो अर्थ का सेंटर है O, करेक्ट, उस O से सीधा इस पॉइंट P को मिलाइए। ये लो मैंने मिला दिया। ठीक है, इस लाइन का इस इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम या उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो ये जो है लैम्डा, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार आपको जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे ये फाई से बनाया हुआ है, ये फाई एंगल की जगह लैम्डा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर का प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन है, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का डॉट है, सॉरी ये हट जाएगा, ये सेम डायग्राम है, बस ये थोड़ा सा 3D में इजीली हो जाएगा आपके लिए करने के लिए, है ना। और ये ओमेगा से अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ये हमारा होगा डायग्राम। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिए और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। अब ये आपके पास लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके पास लैम्डा है तो आपको क्या करना है कि आपका जो पॉइंट P दिया हुआ है आपको, उस पॉइंट P से फिर से आपको अर्थ को काटना है। लेकिन आपको काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो जो प्लेन से आप काट रहे हो वो प्लेन कहाँ से गुजरे, आपके पॉइंट P से गुजरे। तो आपको एक दूसरा प्लेन मिलेगा और वो ये वाला मिलेगा। ये प्लेन आपको कैसे मिलेगा, ये पॉइंट P से गुजरता हुआ होना चाहिए। तो 3D में आप इस चीज को विजुलाइज कर पाए, ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब ये 2 प्लेन हो गए, है ना। तो देखो अब आपके पास एक नीचे सर्कल ऐसा मिल रहा है और एक आपके उसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल आपको अगर ऐसा सर्कल मिल रहा है, और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे पॉइंट है कोई और यहाँ पे पॉइंट है कोई, अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, अब इस अर्थ सर्कल का सेंटर तो यहाँ पे है और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचे और यहाँ से ये लाइन खींचे तो क्या ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। आप इमेजिन करके देखिए, इस तरह से 2 सर्कल रखिए और दोनों सर्कल को बीच में से काट दीजिए, और अब आप ये जो मैंने Z बनाया है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी क्या होगा, लैम्डा होगा। तो डायग्राम में आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे 2 एंगल जो हैं वो दोनों लैम्डा बने हुए हैं, और वो दोनों आपको समझ में आने चाहिए क्यों है। एक तो यहाँ पे लैम्डा ये है, रेड से बना रखा है, और ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ये आपके पास लैम्डा हो गया। आ गई बात समझ में। अब अपन को पॉइंट P को ओरिजिन मानते हुए हमारा रेफरेंस फ्रेम बनाना है। ठीक है, P जो बिंदु है उसे हमें ओरिजिन मानना है हमारे रेफरेंस फ्रेम का, और P बिंदु को ओरिजिन मानते हुए हमें क्या करना है, 3 एक्सिस बनाने हैं। अब आपके पास ये जरूरी है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप जहां पर इस वक्त बैठे हैं या खड़े हैं जैसे भी है, आप अपने आप को पॉइंट P मान लीजिए।
ठीक है। आप ऊपर आसमान की तरफ देखिए, आप आसमान की तरफ देखोगे, उधर आपका जो एक्सिस जा रहा है वो आपका हो जाएगा जेड प्राइम। अब हम प्राइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा। तो जेड वाला तो क्लियर हो गया। जेड वाला क्या होगा आपका, अर्थ से बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। अब रही बात एक्स और वाई की, तो आप वापस फर्श पे आ जाइए, जमीन पे देखिए। जमीन पे आपको एक प्लेन दिख रहा है और उस प्लेन पे आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर भी आप हैं वहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका दो मतलब ईस्ट और उसमें जाएगा। तो देखो हम ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में आप क्या मानेंगे, एक्स प्राइम मानेंगे, और नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में हम जो लाइन खींचेंगे वो वाई प्राइम होगा। तो आपको पता है कि जो ईस्ट होती है और जो नॉर्थ होती है वो एक दूसरे से कितने एंगल पे होती है, 90। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में एक्स प्राइम हो जाएगा और नॉर्थ डायरेक्शन में वाई प्राइम हो जाएगा, और बिल्कुल आसमान की तरफ जेड हो जाएगा, ताकि तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हो जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है, इसलिए यहाँ पर जो ये एक्स प्राइम है ये इस अर्थ पर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और जो वाई प्राइम एक्सिस है वो भी क्या होगी, इस पे स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब हमें बात करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर इस डायग्राम में क्या है, तो वो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो तो अर्थ की रेडियस है, और वो कैसे पता चली, क्योंकि बिंदु पी जो है वो अर्थ के सरफेस पे है, और जो ओ है वो अर्थ का सेंटर है। तो केंद्र से सरफेस पे किसी भी गोले को या किसी भी बॉल को देख लीजिए आप, उसके सेंटर से सरफेस तक आओगे तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो हमारे क्या है, अर्थ की रेडियस हो जाएगी। अब अच्छा स्मॉल आर क्या है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, स्मॉल आर वो है कि जो आपने ऊपर सर्कल बनाया है, जो आपका बिंदु पी से निकला हुआ है, उस सर्कल की जो रेडियस है, उस सर्कल की जो रेडियस है उसके लिए हमने क्या किया कि इस सर्कल का जो हमारे पास, इस सर्कल का जो ओरिजिन है वो, सॉरी सर्कल का जो सेंटर है वो किस पे है, ओ प्राइम पे है, और बिंदु पी हमारा यहाँ है। तो ओरिजिन से ओ प्राइम से पी को मिलाओगे तो ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है आपकी, आर। तो ये आपको यहाँ डायग्राम में जूम करके देखोगे तो यहाँ आपको आर दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, इस वाले डायग्राम पे थोड़ा सा आना है, बेसिकली मुझे आपको एक एंगल बताना है, उसी एंगल से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ये एंगल लेमडा है, ये तो आपके पास लेमडा हो जाएगा, मुझे इसको जूम करना चाहिए क्या आपको दिखाने के लिए, ओके आई होप थोड़ा सा जूम हो गया। हाँ, ये एंगल लेमडा है। अगर ये एंगल लेमडा है तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल जो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी, वो एंगल ये वाला, ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, क्या ये वाला एंगल 90 माइनस लेमडा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपके पास कौन कौन सी दो लाइनें जा रही है, ध्यान रखना, ओ पी वाई प्राइम, मैं बना रही हूं यहाँ पे ओ पी और वाई प्राइम, ये है वाई प्राइम, ये है आपका बिंदु पी, और ये है आपका ओ, और इधर बीच में आपकी जा रही है आर, और आपको ये एंगल तो पता चल गया कि लेमडा है। अब मैं आपको एंगल पूछ रही हूँ, देखो ओपी तो है त्रिज्या, रेडियस, अर्थ की रेडियस, ठीक है, और आप वाई पी को ध्यान में देखिए, ये अर्थ पे स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। और आपने पढ़ा होगा 9th-10th की ज्योमेट्री में कि कोई भी सर्कल हो या स्फेयर हो, उसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती है। अगर वो 90 का एंगल बनाएगी तो आपके पास ये जो पी वाई प्राइम है और ओपी है, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा। उसमें से अगर ये एंगल लेमडा हो गया तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस लेमडा। तो आई होप ये आपको 90 माइनस लेमडा क्लियर आ गया होगा। अब अगर ये 90 माइनस एंगल है तो मैं कौन से कलर से बनाऊं, अब रेड से नहीं बनाना चाहती, मैं अलग कलर से बनाना चाहती हूँ, ग्रीन कलर से बनाते हैं चलो। अब आप मुझे बताइए ये कौन कितना एंगल होगा, ग्रीन कलर वाला, ये लेमडा होगा। क्यों लेमडा होगा, फिर से बताती हूँ। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ ओ प्राइम जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो सपोज देखिए एक लाइन में ड्रॉ करी यहाँ पे, और ये आपकी जा रही है जेड प्राइम, ये आपका है जेड प्राइम,
सॉरी ये लेमडा नहीं हो सकता क्योंकि वाई प्राइम और जेड प्राइम के बीच में तो 90 एंगल है, सॉरी हाँ वो वाई प्राइम और जेड प्राइम के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हमें क्या करना है, हमें आपको एक काम बताना है। ये जो लाइन है ना वर्टिकल ओमेगा वाली, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इसके पैरेलल बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यस देखो बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करी है, बिल्कुल ओमेगा के पैरेलल। ओमेगा के पैरेलल एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। और अब मुझे आप बताइए, ये जेड प्राइम जा रहा है, इधर आपका पी है और इधर आपका ओ प्राइम है, ठीक है। ये है और इधर आपका क्या है, अभी इधर जा रहा है आपका वाई प्राइम जा रहा है और इस वाई प्राइम के बीच में भी आपके पास एक एंगल आ रहा है। इसको इस डायग्राम से समझना ज्यादा आसान रहेगा। ये सब छोड़िए, ये वाला डायग्राम देख लीजिए, इन्होंने खुद ने अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया। आप इस डायग्राम पे आ जाइए, ये वाला। हमने कौन कौन से एंगल पढ़ लिए, ये लेमडा हमारा क्लियर हो गया, ये लेमडा हमारा क्लियर हो गया, ये 90 माइनस लेमडा हमारा क्लियर हो गया। वाई प्राइम और जेड प्राइम के बीच में हमने लाइन खींच ली है ओमेगा। हमें पता है वाई प्राइम और जेड प्राइम के बीच में एंगल कितना है, 90। अब ये समझिएगा, यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ ओ प्राइम और उसके साथ पी, और पी के बाद में इधर मेरा आ रहा है सीधा वर्टिकल ओमेगा। ये मुझे एंगल जानना है, ये कितना आ रहा है इनके बीच। अब ओ प्राइम भी देखो क्या है, अब इस पिक्चर में देखिए, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ओ प्राइम पी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल है इस तरह से, ये तो हॉरिजॉन्टल है और ओमेगा आपका बिल्कुल वर्टिकल है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं, ये मेरा ओ प्राइम है और ये मेरा पी है, तो जाहिर सी बात है ओ प्राइम पी और ओमेगा के बीच में हमेशा, और पी से भी अगर मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे, तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 तो होगा, राइट। तो ओ प्राइम पी और ओमेगा इनके बीच में क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि जो ओमेगा वाली लाइन है वो तो बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो ओ प्राइम पी है वो बिल्कुल क्या है, प्लेन में है। तो आपके पास ये एंगल जो है डायग्राम में यहाँ पर बनाया है, ये बिल्कुल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इन दोनों के बीच में आपके पास एक एक्सिस जा रही है और वो कौन सी है, वाई प्राइम है। हमारे पास ये पूरा कितना है, 90 है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 90 माइनस लेमडा है तो फिर ये एंगल कितना होगा, लेमडा होगा, क्योंकि ओ प्राइम पी और ओमेगा के बीच का एंगल 90 है। उसमें से अगर एक एंगल 90 माइनस लेमडा है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ इतना करना है कि ये वाई प्राइम है और ये आपका जेड प्राइम है और बीच में आपके पास ओमेगा है और आपको ये एंगल मिल गया लेमडा, दैट्स इट। तो अब आपको यहाँ पे आ जाइए, वन नोट इसमें आ जाइए हमारे ब्लैंक पेज पे। ये डायग्राम हमारे पास बन चुका है। इधर एक वेक्टर है ओमेगा, इधर आपके पास है वाई प्राइम और इधर आपके पास है जेड प्राइम और ये आपके पास है लेमडा। तो आप ये बताइए कि ओमेगा प्राइम के अगर दो कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट वाई प्राइम में जाएगा और एक कंपोनेंट जेड प्राइम में जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्राइम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे प्राइम और इधर है आपका के प्राइम। तो हमें जहां पर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, राइट। तो ये ओमेगा कॉस लेमडा ये तो आपका जाएगा किधर, जे प्राइम डायरेक्शन में, प्लस ओमेगा साइन लेमडा ये आपका जाएगा के प्राइम में। तो ये आपके ओमेगा के कंपोनेंट है, जो कि बेसिकली आपको दिखाने के लिए ये डायग्राम दिखाना पड़ा था। तो शुरू में मैं आ जाती हूँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 को समझाना था। यहाँ पर जे आएगा, जे प्राइम ओमेगा कॉस लेमडा और के प्राइम ओमेगा साइन लेमडा। ये तो हमारा इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये चीज है। अब मुझे सबसे पहले आपको ये समझाना है, स्मॉल आर को भी मुझे समझाना है डायग्राम से। तो स्मॉल आर जो है ऐसे कैसे लिखा गया है वो भी मुझे समझाने के लिए वापस पूरा इरेज करना पड़ेगा। तो लेट मी इरेज इट। स्मॉल आर के भी दो कंपोनेंट होंगे, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्मॉल आर का एरो आपको दिख रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा है। एक बार स्मॉल आर के एरो को आप अंदर मान लीजिए, ये स्मॉल आर है, वैसे तो ये बाहर जा रहा है, मैं एक बार इसको अंदर मान लेती हूँ। फिर जो भी हमारा साइन होगा उसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा ओ प्राइम है, ठीक है, और ये हमारा आर है, ये बाहर की तरफ आ रहा है एरो।
पर मैं एक बार अंदर की तरफ मान रही हूं, ठीक है। इसके इधर जा रहा है वाई एक्सिस, करेक्ट। और देखो सरफेस से ऊपर की तरफ अगर z जा रहा है तो सरफेस से अंदर की तरफ क्या जाएगा, माइनस z जाएगा, करेक्ट। और आपके पास ये एंगल दिया हुआ है लैम्डा, करेक्ट। तो अब आप इस वाले z को भूल जाइए, सिर्फ इस पिक्चर को याद रखिए। इस पिक्चर को याद रखते हुए आप मुझे ये बताइए कि इस r के अगर दो कंपोनेंट लें तो इस r का एक तो हो जाएगा r cos लैम्डा, और वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, लैम्डा किधर बन रहा है, माइनस z में, तो ये आ जाएगा माइनस k डायरेक्शन में, ठीक है। और एक आपका r साइन लैम्डा आ जाएगा, r साइन लैम्डा आ जाएगा, और वो किधर जाएगा आपका j कैप डायरेक्शन में। पर हमने कब माना था, हमें दिया हुआ है, देखो एरो बाहर की तरफ, इधर दिया हुआ है इसका एरो, हमने अंदर की तरफ मान के लिया था। तो अगर हम अंदर की तरफ मान के ले रहे थे तो हमें ये मिला था, अगर एरो बाहर की तरफ होगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। साइन उल्टा होने का मतलब है k आ जाएगा प्लस में और j आ जाएगा माइनस में। तो मैं दिखा देती हूँ r को आपको, क्या यही माना है, यस ये देखो, माइनस का j प्राइम r साइन लैम्डा और प्लस का k प्राइम r cos लैम्डा, ये स्मॉल r के कंपोनेंट आ गए। बस डायग्राम हमारा खत्म हुआ, अब सिर्फ हमारी मैथ शुरू है। अब मान लीजिए कि पॉइंट P पर एक्चुअल में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, g के बराबर है। क्योंकि मान लीजिए जब हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा हम जो भी हम मूव कर रहे होते हैं, अगर मैं एक जगह खड़ी भी हो जाऊं तो भी जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो तो मुझ पे लगेगा। तो मान लीजिए एक्चुअल एक्सेलरेशन मतलब रियल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है पॉइंट P पे वो कितना है, g है। और जहां पर हम उसके अर्थ के घूमने की वजह से, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या उसके रोटेशन की वजह से, या कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से भी, मतलब रियल एक्सेलरेशन कितना है g, पर जिस जगह पे हम देख रहे हैं वहां पर अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें कितना दिखाई दे रहा है, g लैम्डा। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन 13 देखना है, जो हमने क्या निकाला था, a प्राइम इज इक्वल्स टू a माइनस ओमेगा क्रॉस r। अब आप बोलेंगे वो वाला टर्म क्यों नहीं लिया, 2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम पार्टिकल p को क्या मान रहे हैं, रेस्ट पे मान रहे हैं। रेस्ट पे मानते हैं तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है। और हेडिंग हमने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कोरियोलिस वाला पार्ट तो खत्म, तो सिर्फ यही आएगा। तो a प्राइम तो वो एक्सेलरेशन जो हमें रोटेशन की वजह से फील होगा, तो यहाँ पर तो g लैम्डा आ जाएगा, और a वो एक्सेलरेशन जो रियल में था वो हमारा g आ जाएगा। तो g लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा क्रॉस r। अब ओमेगा आपको इक्वेशन नंबर 1 में मिल चुका है, और r आपको अभी अभी इक्वेशन नंबर 3 में मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, पता नहीं है, r भी हमें मिल चुका है। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मुझे एक चीज और बतानी है आपको, कि जो r आपको मिला है उसमें जो आपको j प्राइम r cos लैम्डा मिला था ना, और माइनस का j प्राइम प्लस का k प्राइम r साइन लेमडा मिला था। इस स्मॉल r को भी इन्होंने क्या रखा है, कैपिटल R cos लेमडा। तो लास्ट चीज थोड़ी सी और बर्दाश्त कर लीजिए, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये मुझे तो बना बनाया मिल रहा है। आई डोंट नो आप एग्जाम में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए। इस डायग्राम में ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये R है, ठीक है, और ये OP है, ठीक है, और ये OO प्राइम है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये और ये P है, ये O है, और ये O प्राइम है। 90 का एंगल कौन सा होगा इसमें, 90 का एंगल इसके यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है R, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा है तो जाहिर सी बात है ये r है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, r cos लैम्डा और r sin लैम्डा। तो ये जो जहां पर एंगल बनता है वो cos कंपोनेंट होता है, तो इसी r का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा r cos लैम्डा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin लैम्डा। तो हमें तो स्मॉल r वाला चाहिए, तो स्मॉल r किसके इक्वल आ गया, r cos लैम्डा के। तो आप ये मान लीजिए कि स्मॉल r cos लैम्डा है। ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे पुट करना आपको r cos लैम्डा, और एक यहाँ पे पुट करेंगे r cos लैम्डा, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, g लैम्डा था, g लैम्डा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या था, g था, है ना, उस g की डायरेक्शन क्या थी,
जी हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। और आपने अर्थ के सरफेस से बिल्कुल ऊपर की तरफ z डायरेक्शन माननी है, तो सेंटर की तरफ कितनी हो जाएगी, माइनस की z हो जाएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है वहां पे, एक्चुअल मैग्नीट्यूड जी लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस का k प्राइम होगी। तो यहाँ पे ये आ गई जी की वैल्यू माइनस का k प्राइम, फिर माइनस का ओमेगा क्रॉस, फिर ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्रॉस, फिर ये आ जाएगा आर, ये आर है और ये ओमेगा है। पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, अब ये मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है, मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना आना चाहिए, आई जे के, और पहले वाले वेक्टर का यहाँ पे देखो ये आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम रख लो, चलो है ना, ये ओमेगा कॉस लैम्डा, ये तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जे का कंपोनेंट है ओमेगा कॉस लैम्डा आ जाएगा, और के का कितना है, ओमेगा साइन लैम्डा। ओके, फिर इधर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा माइनस का आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब फिर इस ओमेगा की वैल्यू रखो, तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे है और ये वाला वेक्टर यहाँ पे है, फिर से ए क्रॉस बी अप्लाई करोगे और फिर से ए क्रॉस बी करके सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये मैथ्स आपको खुद को करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया है, के प्राइम वाले पार्ट को अलग लिख लो, जे प्राइम वाले पार्ट को अलग लिख लो, ये आपका किसी पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन ग्रेविटी का फील होगा, जबकि एक्चुअल में कितना था, जी था, पर अब कितना महसूस होगा, लैम्डा लैटिट्यूड पे जी लैम्डा होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है क्या करना होता है, जो जे के कंपोनेंट का जो हमें पता है, जैसे आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपके पास जे प्राइम और के प्राइम है, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर दिया, ये वाला कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या किया है, अगर मान लीजिए क्योंकि ओमेगा जो है उसकी वैल्यू आपके पास बहुत ही कम आ रही है ना, 7.29 इंटू 10⁻⁻ समथिंग समथिंग था, तो अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, ओमेगा टेंस टू जीरो आ रहा है, तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो बहुत छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे देखो 0.2 होता है, अगर इसकी पावर और करो, स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा, 0.04, इसका स्क्वायर इससे भी छोटा हो गया, और इसका क्यूब करोगे तो 0.008, वो और छोटा हो गया। और अगर और करोगे तो ओमेगा अगर बहुत छोटा मान लिया जाए, मान लीजिए ओमेगा इज अ स्मॉल क्वांटिटी, तो ओमेगा 4 तो और भी छोटा होगा, तब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर है, तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, तो इस सेकंड वाले टर्म को आप अवॉइड कर सकते हो, तो केवल फर्स्ट टाइम वैलिड रह सकता है, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर वाला टर्म बच जाएगा, और आपके पास ये जी लैम्डा आ जाएगा। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन। तो एग्जाम में आता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से उसके एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको यहीं तक करना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है, ये सिर्फ लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, बस वो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट है आपका कि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो इफेक्ट देख लिया, इसी तरह से अब हम कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखेंगे। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए हमने पार्टिकल को क्या माना था, रेस्ट पे माना था, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे नहीं होता तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ कोरियोलिस लगता, और जो भी इफेक्ट आता वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता, तो हमें अलग अलग इफेक्ट करना था। तो कोरियोलिस का तो अब हम करेंगे, तो कोरियोलिस के लिए क्या कंडीशन मैंडेटरी है कि पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है, तो पार्टिकल मूव करेगा। अब पार्टिकल मूव करेगा तो अर्थ पे वो उसके सरफेस पे भी मूव कर सकता है, हवा में भी उछाला जा सकता है, तो हवा वाला हम बाद में करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे उसको अर्थ पे। ठीक है, तो आपको अर्थ पे हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वही सेम चीज कि कोई पार्टिकल है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v प्राइम, क्योंकि वो रोटेटिंग फ्रेम में है, कौन से पॉइंट पे है, p पॉइंट पे, लैटिट्यूड कितना है, लैम्डा, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, एक्स प्राइम, नॉर्थ में कौन सा है, वाई प्राइम, और वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा है, जेड प्राइम। तो सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू देखेंगे, ये तो हम निकाल चुके हैं,
ओमेगा का तो यही कंपोनेंट आएगा। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लोगे? अब देखो, क्योंकि आपने पार्टिकल को सरफेस पे मूव करवाया है, सरफेस पे मूव करवाया है, इसलिए हवा में तो उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो z कंपोनेंट तो उसकी वेलोसिटी में आना ही नहीं चाहिए। उसमें कोई कंपोनेंट कौन कौन सा आएगा? केवल x प्राइम आएगा और केवल y प्राइम आएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक i प्राइम डायरेक्शन में होगा, उसको मान लीजिए vx प्राइम बोल देते हैं, एक j प्राइम डायरेक्शन में होगा, उसको मान लीजिए vy प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, अब आपके पास ओमेगा भी है और v प्राइम भी है। कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला कितना था? माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम। तो ये माइनस का 2m बाहर आ गया, i प्राइम, j प्राइम, k प्राइम, फिर ओमेगा के दो कंपोनेंट ये रहे। ओके, और वेलोसिटी का कौन कौन सा कंपोनेंट है? आई प्राइम में है, जे प्राइम में है, के प्राइम में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो इस कोरियोलिस फोर्स में आई प्राइम कंपोनेंट भी आ रहा है, जे प्राइम कंपोनेंट भी आ रहा है और के प्राइम कंपोनेंट भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? आई प्राइम, जे प्राइम और के प्राइम में कोरियोलिस फोर्स जो है उसको दो भागों में डिवाइड करना है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल भी होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम लेंगे तो हम केवल आई प्राइम वाले पोर्शन को लेंगे और जे प्राइम वाले पोर्शन को लेंगे, और जब हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो हम केवल क्या लेंगे? के प्राइम। तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, तो इसमें केवल ये आई प्राइम वाला और जे प्राइम वाला इन दोनों को लेना है। अब इन दोनों में जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो ले लो। क्या क्या कॉमन आ रही है? 2m ओमेगा दोनों में है, लो 2m ओमेगा दोनों में आ रहा है, साइन लेमडा, साइन लेमडा, साइन लेमडा आ गया, बचा हुआ जो टर्म है वो यहाँ पर लिख दिया। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को तो मैग्नीट्यूड में आपको पता ही है 2m ओमेगा साइन लेमडा तो एज इट इज आ जाएगा, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड, पर जेड वाला कंपोनेंट नहीं लिख रहे, तो इस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूँ तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपली हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये वी प्राइम आ जाएगा क्योंकि ऊपर आपने माना है इसको, तो रूट ऑफ वी एक्स ये हमारा वी आ जाएगा। तो ये हमारा कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कोरियोलिस फोर्स का है वो किस दिशा में लग रहा है? इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो वो लग रहा है राइट हैंड साइड में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो लग रहा है लेफ्ट साइड में। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा जो वेलोसिटी थी, मैं आपको सिंपली 2D में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने जो वेलोसिटी मानी थी वो आई और जे में मानी थी। हमने क्या माना था? आई वी एक्स प्लस जे वी वाई। मैं प्राइम को फिलहाल हटा रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिव आपको समझाना। यानी कि हमारा पास अगर इधर आई है और इधर जे है तो वी एक्स प्लस वी वाई, आई प्लस जे का जो वेक्टर आएगा वो किधर आएगा? इधर आएगा। तो हमारा पार्टिकल जो पी है वो इस दिशा में जा रहा था। अब कोरियोलिस फोर्स का जब हमने देखा तो कोरियोलिस फोर्स की जो वेक्टर आ रहा है उसमें आई प्राइम देखो पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, आई प्राइम पॉजिटिव आ रहा है पर जे नेगेटिव आ रहा है। यानी कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का वेक्टर अगर बनाओ तो उसमें आई प्राइम तो पॉजिटिव लेना है पर जे प्राइम को नेगेटिव लेना है। यानी जो फोर्स आ रहा है उसका वेक्टर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो फोर्स इस पार्टिकल पे इधर लगेगा। ये लो, ये वेक्टर मैंने कैसे बनाए? क्योंकि आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, जबकि जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा था वो आई पॉजिटिव और जे पॉजिटिव, यानी पार्टिकल जाना चाह रहा है इधर, फोर्स खींच रहा है उसको इधर। तो खुद यहाँ पे एक बार खड़े होके देखो, आपको राइट हैंड साइड में फोर्स फील हो रहा है क्या? यस, ये आपका दायां हाथ होगा, पीछे की तरफ आपका बायां हाथ होगा। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये तब लग रहा था जब आपने पार्टिकल को यहाँ पे कहीं माना था। तो अगर मैं अर्थ को बीच में काट देती हूँ तो ये उसका आधा गोला है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। मुझे हिंदी में नहीं पता है इसका,
आप बुक में देख लीजिए। अगर हम इसी तरह से सेम डेरिवेशन करते लेकिन पार्टिकल P को मानते तो फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में उसको धकेलता, लेकिन हमने राइट साइड ऊपर वाले हेमिस्फेयर में ऊपर वाले आधे गोले में पार्टिकल को मानोगे तो वो राइट साइड में धक्का देगा कोरियोलिस फोर्स, और अगर नीचे वाले में पार्टिकल को मानोगे तो वो बाई तरफ धक्का देगा। ये लाइन यही कहना चाह रही है, ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अब बचा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में इक्वेशन 3 में देखो ये पार्ट आपने छोड़ा है, ये पार्ट को लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका सिंपली ये लग रहा है, ये तो ये तो केम ही लग रहा है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो उस पार्टिकल को क्या करेगा, ऊपर ही खींचेगा। तो आपने पार्टिकल को केवल सरफेस पे मूव करवाया पर फिर भी उसको ऊपर की तरफ पुश मिलेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड्स बोथ द हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर लोगे दोनों में ही वो के प्राइम डायरेक्शन में आएगा। आपको डेरिवेशन सिर्फ एक का करना है। कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन या इफेक्ट का एक अब हम देखते हैं, वो है इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, नदियों के किनारों का कटाव होना। तो देखो सपोज एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है विद अ वेलोसिटी इससे, मतलब केवल वो पूर्व दिशा में बह रहा है। नदी तो एक ही दिशा में बहेगी ना, तो मान लीजिए पूर्व दिशा में पानी बह रहा है, ठीक है, और कौन से में है, ऊपर वाले गोले में, वो नदी जो है वो ऊपर वाले आधे गोले में है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो उस पानी के पार्टिकल पे कितना लगेगा। अब यहाँ तो डायरेक्टली लिख दिया, पर मैं बता देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सेम जैसे अभी हमने किया है, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम, ये हो जाएगा। तो आपको माइनस का 2m और यहाँ पे सबसे पहले i प्राइम, j प्राइम और k प्राइम लिखना है, और फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, ओमेगा, तो ओमेगा का तो ये कंपोनेंट 0 है, ओमेगा कॉस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा, और फिर v प्राइम, हमने v प्राइम अभी क्या माना है, पूर्व दिशा में, तो i प्राइम vx प्राइम ये माना है, तो सिर्फ i प्राइम का कंपोनेंट आ जाएगा vx प्राइम 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो कोरियोलिस फोर्स आएगा, और वो कितना आएगा, ये आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं हम, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल किस में आ रहा है, माइनस का जे प्राइम दिशा में आ रहा है। माइनस का जे प्राइम दिशा में आने का मतलब क्या है, माइनस का जे प्राइम दिशा में आने का मतलब क्या है कि आपका ये है आई प्राइम दिशा, ये आपकी है जे प्राइम दिशा, और ये आपकी है माइनस की जे प्राइम दिशा। ये नदी बह रही थी आपकी आई में, और कोरियोलिस फोर्स किधर लग रहा है, यार ये मिट क्यों रहा है, आपकी नदी देखो इस दिशा में बह रही थी, पूर्व दिशा में बह रही थी ना, और अभी अभी हमने फोर्स निकाला, किधर आया, माइनस का जे में आया, यानी इस नदी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर पानी ऐसे बहता जाता, सीधा सीधा पानी बहता जाता, लेकिन वो पानी इधर आ रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ जो सोइल होगी, उस मिट्टी में ये पानी घुस के क्या करेगा, उसका कटाव करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नदियों के जो किनारों का कटाव होता है वो किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो कटाव होगा वो आपका दाई तरफ वाला किनारा होगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में हुआ, मतलब नीचे वाले आधे गोले में नदी बह रही है, तो उसका जो कटाव होगा वो किस में होगा, बाई तरफ वाला किनारा होगा। एक और इसका एप्लीकेशन है साइक्लोन्स। ये देखिए साइक्लोन्स, चक्रवात। हाँ हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, देखो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन को हम समझ सकते हैं। अब यहां से समझना, व्हेन एयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट, गर्मी में आंधियां चलती है, चक्रवात भी गर्मियों में ही आते हैं, सर्दियों में नहीं आते, उसका समझना। तो गर्मी में हवा कैसी होगी, गर्म होगी। सो किसी जगह पे मान लीजिए किसी सर्टेन प्लेस पे हवा जो है वो बहुत गर्म हो गई क्योंकि वहां गर्मी पड़ी, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो हमारे पास हवा गर्म हुई, इट गोज अप, ऊपर गई। अगर ऊपर गई तो हवा जब ऊपर चली जाएगी तो नीचे हवा की कमी हो गई, और जहां पर हवा की कमी होती है वहां प्रेशर घट जाता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने। तो इट क्रिएट्स लो प्रेशर एट दैट प्लेस।
जिस जगह पर हवा गर्म होके ऊपर गई वहां पे हवा कम हो गई, वहां पे प्रेशर कम हो गया। अब जैसे ही वहां पर प्रेशर कम हुआ तो चारों तरफ का मतलब है उन जगहों की बात कर रही हूं जहां पर गर्मी नहीं थी। तो केमिस्ट्री में आपने एक नियम देखा होगा कि हवा का जो रुझान होता है, चलने की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। अब किसी बिंदु पर डायग्राम में देखिए ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट वो जगह थी जहां से हवा गर्म होके ऊपर चली गई। अब जब हवा गर्म होके ऊपर चली गई तो चारों दिशाओं से हवा इस ओ पॉइंट की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ओ पॉइंट पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो ईस्ट डायरेक्शन से भी हवा आएगी, नॉर्थ से भी आएगी, वेस्ट से भी आएगी, साउथ से भी आएगी। अब हवा सीधे सीधे बिंदु ओ की तरफ आना चाहती है, बट वो सीधे आ नहीं पा रही, क्योंकि देखो क्यों नहीं आ रही, देखो। अब देखो ये जो पॉइंट ओ है वो अपन ने अर्थ के ऊपर वाले स्फेयर में माना है, और अभी भी हमने प्रूव किया है कि अगर ऊपर वाले स्फेयर में कोई भी मूवमेंट होता है तो कोरियोलिस फोर्स उसको दाईं तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि दाईं तरफ धकेलेंगे किधर से भी आके। ठीक है, तो ये हमारा ओ पॉइंट है ना। इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आएगी, उसको दाईं तरफ धक्का मिलेगा तो वो कैसे मुड़ेगी? ऐसे ही तो मुड़ेगी। ठीक है, और यहां से जो हवा आएगी ऊपर जाना चाहेगी। अब यहां से आप जा रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये होगा, तो इधर मुड़ोगे। और ये यहां से अगर आओगे तो राइट हैंड साइड कौन सा होगा? इधर मुड़ोगे। आप अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, है ना, और आपका राइट हैंड साइड। और अगर ऊपर से कोई आएगा तो उसका राइट हैंड साइड फिर किधर होगा? ऊपर से कोई आएगा तो उसका राइट हैंड साइड इधर होगा। ये देखिए, तो अब डायग्राम देखिए, ये देखिए, यहां से जो आएगी हवा वो दाईं तरफ मुड़ के इधर चली गई, यहां से जो हवा आई वो इधर चली गई, यहां से जो हवा आई वो इधर चली गई, और यहां से जो हवा आई वो इधर चली गई। तो कुल मिला के आपको एक सर्कल मिल रहा होगा, और वो सर्कल इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में। तो जो हवा है उसके साथ धूल के पार्टिकल जो होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, वो भी गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जो साइक्लोन होगा वो इस तरह से घूमेगा। नहीं तो ये सर्कल बनने लग जाता है, और बस यहीं पर यही चीज आपको लैंग्वेज में लिखनी है। कोरियोलिस फोर्स पार्टिकल्स पे एक्ट करता है तो पार्टिकल गोल गोल घूमते हैं। ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग कि जब साइक्लोन्स आते हैं तो हमने देखा होगा कि जो धूल मिट्टी होती है वो एक सर्कल में राउंड राउंड घूम के और फिर ऊपर जाती है। तो वो सर्कल में घूमने के लिए तो कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार होता है। और हमने अभी भी देखा कि जो चाहे ऊपर वाले हेमिस्फेयर में हो चाहे नीचे वाले हेमिस्फेयर में हो, जो के प्राइम होता है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगेगा। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं कोरियोलिस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और ऊपर जाते हैं कोरियोलिस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, और इसलिए हमें साइक्लोन्स दिखाई देते हैं। अब तक हमने वो पार्टिकल्स देखे थे जो कि जिनकी मोशन हम सरफेस पे मान रहे थे। अब अगर हम ये देखें कि कोरियोलिस फोर्स क्या उन पार्टिकल्स को भी अफेक्ट करता है जो ऊपर गिर रही हो या ऊपर से फेंकी जा रही हो, तो उसमें केस 1 है बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ऊपर से हमने किसी पार्टिकल को गिरा दिया, क्या कोरियोलिस फोर्स उसको भी इधर उधर डाइवर्ट कर देगा? चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर कोई बॉडी है, एम मास है, एच हाइट से हमने उसको छोड़ दिया तो प्योर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे आफ्टर टी सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वी प्राइम हम ले रहे हैं क्योंकि हम उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और अर्थ हमारा रोटेटिंग फ्रेम है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है? u प्लस ए टी होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमने 0 दी थी क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा था, फिर हमने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो वो नीचे आया, और पृथ्वी पर नीचे की तरफ जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं? माइनस का के कैप डायरेक्शन, तो माइनस का के प्राइम तो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन उसका प्योर किसकी वजह से आ रहा है? जी की वजह से आ रहा है, तो जी टी हो जाएगा, तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ये, करेक्ट। और के प्राइम जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ है, हमने नीचे फेंका है तो माइनस का के प्राइम आ जाएगा। वी प्राइम हमारे पास है, ओमेगा हमारे पास है, तो हमें ये देखो जैसे पार्टिकल है यहां से हमने फेंका, नीचे की तरफ आ रहा है वी प्राइम से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी प्राइम हमारे पास उसका एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे हम
चलते हैं डेरिवेशन पे। ओमेगा हम जानते हैं ये होता है, फोर्स हम जानते हैं ये होता है। सॉल्व करेंगे, अब आप काफी चीजें खुद समझ गए होंगे। सॉल्व किया और पता चला कि जो कोरियोलिस फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, आई प्राइम डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से जब हम नीचे फेंकेंगे तो मान लीजिए इधर आई प्राइम है, इधर आई प्राइम है, तो आपने तो यहाँ पे फेंका था तो वो यहाँ गिरना चाहिए, लेकिन फोर्स उसको किधर ले जाएगा, आई प्राइम में, तो वो बिल्कुल नीचे गिरने की बजाय कोरियोलिस फोर्स की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा गिरेगा। और यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए जेड प्राइम है, एच हाइट से हमने गिराया, ओ पे गिरना चाहिए, पर वो एक्स प्राइम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर गिरेगा। अब ये जो दूरी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, ये कितना हुआ है, ये हम यहाँ पे निकालते हैं। खैर फोर्स तो हमें पता चल गया, ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब हमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालते हैं। तो अभी अभी जब जस्ट हमें इक्वेशन 3 को देखो, ये हमें मिला है एफ। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा लेना है हमें, d2 एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें ऊपर की तरफ का नहीं निकालना है, ऊपर तो हमें पता है एच हाइट से आ रहा है, हमें निकालना है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो केवल इस वजह से हम इस फोर्स, और ये फोर्स लग भी कौन सी दिशा में रहा है, केवल ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इस एफ को हम क्या लेंगे, एम डी टू एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, वो कितना हो जाएगा, 2mgt ओमेगा कॉस लैम्डा। करेक्ट, m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो समाकलन है उससे तो हमें मिल जाएगा dx प्राइम बाई डी टी, और t के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा, 2g कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, cos लैम्डा कांस्टेंट, केवल t का हो जाएगा, t का कितना समाकलन होगा, t स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा, और एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन में जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए t बराबर 0 पर dx प्राइम बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, तो देखो जब आप पार्टिकल यहां से फेंक रहे थे, करेक्ट, और वो आके यहाँ पे गिरा है, करेक्ट, तो ये आपका x प्राइम डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब पार्टिकल को आपने यहाँ पकड़ रखा था t इक्वल टू 0 पर, और ये आपने मान लीजिए यहाँ से किसी टाइम t पर देखा तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन जब आपने उसको पकड़ रखा था तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो प्योर मतलब नीचे की डायरेक्शन में टेंडेंसी थी उसकी ना, जब आपने पकड़ रखा था उसको तब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी पूर्व दिशा में, करेक्ट, तो t बराबर 0 पर पूर्व दिशा में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए t को 0 रखिए और dx प्राइम dt को 0 रखिए, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0, और वो c की वैल्यू 0 मिलते ही वापस यही समीकरण हम लिख सकते हैं बिना c के साथ में, तो वो कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 0 है t बराबर 0 पर, तो c बराबर 0 मिल गया, हेंस हमारा dx प्राइम बाई dt ये आ गया। ठीक है, दोबारा फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इस बार इसका जो समाकलन है वो तो सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम हो जाएगा, और इधर टी स्क्वायर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये टी क्यूब आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर से कांस्टेंट लगेगा सी प्राइम, सी प्राइम की वैल्यू हम फिर से निकालेंगे, तो सी प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए फिर से आप पार्टिकल को देखिए कि पार्टिकल यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था पर वो यहाँ से यहाँ पर गिर रहा था, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी एक्स दिशा में है, यहाँ पर भी एक्स दिशा में है, लेकिन जब t बराबर 0 है तो एक्स प्राइम दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आपका t बराबर 0 पे आपको x प्राइम को 0 रखना है जिससे आपका c प्राइम भी 0 आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे आप देख लीजिए, x प्राइम 0 है, t बराबर 0 पर c प्राइम बराबर 0, तो वापस ये वाला एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 4 है, पहले इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी। अब हमें टोटल निकालना है कि जब वो बॉडी जमीन पे गिर जाएगी तब तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमें टी की वैल्यू निकलनी पड़ेगी कि जमीन पर गिरने, जमीन पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, अगर वो बॉडी h हाइट से गिर रही है तो टाइम टेकन कितना होगा, तो टाइम टेकन कितना होगा, तो ये इक्वेशन आप देखिए, आपको पता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर जब वो जमीन पे आ जाएगा तो हमें कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा, वो h हाइट ट्रेवल कर लेगा। शुरुआती वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना है तो 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, g है, और यहाँ पर t स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर से जब t की वैल्यू निकालोगे तो t आ जाएगा, यानी इतने टाइम में वो नीचे आ जाएगा। यही t की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट कर दी है। ठीक है, इस इक्वेशन में 4 में पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, और वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से पर 2 की पावर कितनी है, 3/2 है। देखो 2 की पावर कितनी है, 3/2 है। तो इसमें आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करोगे तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन इजीली मिल जाएगी। 2 की पावर 3/2 जो होता है वो होता है 2√2, क्योंकि देखो यहाँ पे टू अब मुझे ये भी बताने में अजीब लग रहा है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 का रूट जो है वो कितना निकालते हैं हम, 2√2 तो होता है ना। तो 2√2 लिखना है, तो ये आ गया 2 और ये आ गया √2। सिमिलरली आप उसका देख लेना, h का भी देख लेना, h की पावर भी 3/2 है, तो h और ये √h आ गया। यहाँ पर देखो g की पावर 3/2 है और यहाँ पर g की पावर 1 है, तो g की पावर ऊपर 1 है, नीचे 3/2 है, माइनस कर लेना, नीचे आपके पास 1/2 बचेगा। तो इक्वेशन 6 जो है वो आपको बताता है कि अगर ऊपर से कोई पार्टिकल नीचे गिराया जाए तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से पूर्व दिशा में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास में थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी तो हम ऊपर से नीचे गिरा रहे थे, अब हम ऊपर फेंकेंगे। So if a body of mass m is thrown vertically upward with, अब हमें ऊपर फेंकना है तो इस बार हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी u, ठीक है, और वो हमें अर्थ के किसी प्लेस से हम फेंक रहे हैं, तो इस बार आफ्टर t सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ध्यान रहे इस बार हम नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो बीच में कहीं पे वो है t टाइम पे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो प्लस के डायरेक्शन में होगा। u प्लस ए टी फॉर्मूले से लगाओ तो u इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दी है, और g हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो u माइनस जी टी। तो इक्वेशन 1 हमें पता है और इक्वेशन 2 हमें वैसे ही पता है, सेम प्रोसेस करेंगे। कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स निकालेंगे। अब देखिए फोर्स किधर आ रहा है, माइनस आई प्राइम में। अगर हमने आई प्राइम ईस्ट डायरेक्शन में रखा है तो माइनस आई प्राइम किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पिक्चर कुछ कैसी दिखाई देगी इस बार पिक्चर देखो कि जब हमने नीचे से, ये देखो नीचे से जब हम फेंकेंगे तो उसका कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता तो वो सीधा जाता, पर माइनस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए पार्टिकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो फिलहाल हम यहीं तक का करते हैं, फिर नीचे आने का बाद में देखेंगे। तो ये देखिए पिक्चर में u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इतना डिस्प्लेसमेंट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिया है और हमने h हाइट से भेजा है। आते हैं हमारा जो भी फोर्स था उस फोर्स को, क्योंकि वो है वेस्ट में ही, और एक्स ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो दोनों में ही हम डिस्प्लेसमेंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्राइम से। तो ऊपर जो हमें एफ इज इक्वल्स टू ये मिला था, इसको हम फोर्स की जगह रखेंगे एम डी टू एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, मास से मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें जी कॉमन लेना है, बाहर ले लोगे जी तो जी कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा। अब हमें सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सबसे पहले हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास u बाई जी पे केवल t लग जाएगा और इस t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और इस बार हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो t इक्वल टू 0 पर हमें क्या रखना है, अब आप सोचिए t इक्वल टू 0 पर dx प्राइम बाई dt की वैल्यू क्या होगी, क्या ये 0 होगी, यस। आप ये सोचेंगे कि t इक्वल टू 0 पर तो हमने उसको वेलोसिटी दी थी, पर जो हमने वेलोसिटी दी थी वो k प्राइम डायरेक्शन में थी, हमने उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी थी, हमने ईस्ट या वेस्ट में उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, इसलिए t को रखना है 0, इस t को रखना है 0 और इसको रखना है 0 और फिर c की वैल्यू निकालना है। लेट्स हैव अ लुक कितना आता है, तो t इक्वल टू 0 पर जब ये 0 रखेंगे तो चेक कर लेना c भी 0 आएगा, तो वापस ऊपर वाली इक्वेशन लिख देना है बिना c के। क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। इस बार इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये हो जाएगा,
इस t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और इस t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, t क्यूब बाय 3 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करके रीअरेंज कर लेना, ये आ जाएगा c प्राइम, आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब t इक्वल टू 0 पर जब हम उसको फेंक रहे थे, जब हमने उसको फेंका था तो हमने तो सारा डिस्प्लेसमेंट उसको ऊपर ही दिया था, k प्राइम डायरेक्शन में दिया था। क्या हमने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट उसको इधर दिया था? नहीं दिया था। इसलिए आपके पास में t बराबर 0 पर x प्राइम 0 होगा और उससे आपको c प्राइम भी 0 मिलेगा, और वापस आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, और ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बॉडी ऊपर चली जाएगी, वापस नीचे भी तो आएगी वो, राइट? तो इफ द बॉडी रीचेस द ग्राउंड इन t सेकेंड, अब ध्यान रखिए t टाइम में वो ऊपर जाके नीचे तक आ रही है, ठीक है? तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट हम कितना मान रहे हैं, ग्राउंड से गई बॉडी और ग्राउंड पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमने u दी थी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ गई ये, और ये t की वैल्यू जस्ट अभी जो इक्वेशन हमें मिली है कौन सी, ये वाली, इसमें ये t की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और x प्राइम के लिए सॉल्व करते हैं तो c क्या मिलता है हमें, ये अब आप कर लेना, ये हमें मिल जाएगा। तो ये उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसके अलावा देखो, अब देखो इसके अलावा क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसमें भी हमें u की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए वैसे इक्वेशन 6 तक हमारा आंसर खत्म हो जाता है, बट अगर हमें u की वैल्यू पुट करनी है तो हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा आगे। अब देखो, इफ अ बॉडी रीचेस अ हाइट h, अगर वो h हाइट तक ऊपर गई थी तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हमें क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी h हाइट पे, इनिशियल हमने u दिया था, और क्योंकि वो ऊपर लग रहा है और नीचे हमारा a की जगह g, यहाँ पे g लगेगा, और s की जगह कितना आ जाएगा h, तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, और ये u की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो। तो u की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा इक्वेशन 7। दैट्स इट, ये हमारा खत्म हो गया। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स हमने बहुत सारे कर लिए, हमारा लास्ट इफेक्ट बचा है कोरियोलिस फोर्स का, जो कि किस पे बचा है, एक पेंडुलम पे बचा है, और उसे हम बोलेंगे फोको पेंडुलम, ठीक है? इंग्लिश में इसका इतना सारा है बट सब साइलेंट है, बाकी फोको पेंडुलम ही बोलेंगे। फोको पेंडुलम होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आती है और कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आता है। फोको पेंडुलम वॉज नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोको, ऑब्वियसली फोको के नाम पे रखा है। होता क्या है, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम होता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू अर्थ का रोटेशन साबित किया गया था कि अर्थ रोटेट करती है, ठीक है? तो ये प्रूव, सीधे हम आते हैं कि फोको पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको यहीं से शुरू करना है। हाँ, क्या होता है ये फोको मेड हिज फेमस पेंडुलम, ये एक पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या बोलते हो आप, एक धागा होता है, नीचे बॉब लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो बॉब लगा हुआ होगा उसका वेट कितना रखा था फोको ने, 28 kg, 28 किलो का तो ये था, ठीक है? और किस मटेरियल का बना हुआ था, ब्रास कोटेड लेड, है ना? हिंदी में देख लेना ब्रास कोटेड लेड क्या है, वैसे नहीं लिखोगे तो भी आप 28 kg लिखोगे सफिशिएंट होगा। ये जो वायर रखा गया था ये कितना लंबा रखा गया था, 67 मीटर, 67 मीटर, ठीक है? पेरिस में एक वो था, बिल्डिंग थी, उसकी छत से इसको लटकाया गया था। अब क्या ऑब्जर्व किया गया था, ये देखा गया था कि द प्लेन ऑफ पेंडुलम स्विंग बाय 11 डिग्री पर आवर, हर एक घंटे में उसका जो प्लेन था जिसपे वो वाइब्रेशन कर रहा था वो 11 डिग्री से रोटेट हो गया। फिर समझ में आ गया था कि उसका प्लेन तो रोटेट नहीं हो सकता, इसका मतलब अर्थ घूम रही है, तो अर्थ पहले जहां अगर एक जगह होती तो वो हमेशा उसी जगह पे दिखता, अर्थ घूम गई तो नई लोकेशन पे आ गए। अब क्योंकि हम तो अर्थ पे खड़े हैं इसलिए हमें लगा कि पेंडुलम ने अपना प्लेन चेंज किया है, पेंडुलम ने नहीं किया था, अर्थ ने किया था। तो जब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो वो यहाँ पर उसका जो प्लेन है 11 डिग्री एक घंटे में कर रहा था, और पूरा एक प्लेन से घूम गया था 32.7 आवर में, ठीक है? 32.7 आवर में उसका पूरा प्लेन घूम गया था 360 से।
और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से था। अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखो डायग्राम कैसा है। इस जगह पे यहाँ ये तो सरफेस है, यहाँ पर छत थी, यहाँ से उसको लटकाया गया था, ये पेंडुलम था। तो इसका डिटेल में पिक्चर इस तरह से बनाया हुआ है। देखो यहाँ से उसको लटकाया गया है और वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है लैम्डा लैटिट्यूड पे। ठीक है, अर्थ है यहाँ पे और आपको पता है ओमेगा की डायरेक्शन ये होती है और दो कंपोनेंट होते हैं। ओमेगा कोस लैम्डा किधर होता है, वाई प्राइम में, और वाई प्राइम हमने पिछले बार वाले डायग्राम में देखना वाई प्राइम हमने इधर माना था, तो इसलिए इधर ओमेगा कोस लैम्डा है और इधर हमारा जेड प्राइम था। जेड प्राइम डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ओमेगा साइन लैम्डा। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट है ओमेगा के। अब देखो क्या करते हैं, आपको ये थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में पढ़नी है। व्हेन द पेंडुलम इज अलाउड टू स्विंग इन एनी वर्टिकल प्लेन एट द पोल, ये बाद में करेंगे, आपको बस ये थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी होती है। आप सीधे यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आओगे, यस, इसके रोटेशन पे। जो मैंने थ्योरी आपको बताई है, आपको बस उतना लिखना है कि 28 kg का बॉब था, 67 मीटर का वायर था, उसको जब लगाया गया तो हर 1 घंटे में उसका जो प्लेन था वो 11 डिग्री से चेंज हो रहा था और 32 घंटे में समथिंग में वो एक पूरा प्लेन रोटेट कर गया। नाउ व्हेन आई से कि प्लेन का मतलब क्या है, तो प्लेन का मतलब आप थोड़ा सा मेरे वीडियो पे देखिए। अगर मैं इस तरह से अपने हाथ को हिला रही हूँ, थोड़ी देर बाद ये हाथ टेढ़ा हिलने लग जाएगा। इसका ये मतलब है कि मेरे हाथ के वाइब्रेशन होने का जो प्लेन है वो चेंज हो गया। थ्योरी आप इसमें पढ़ लेना या अपनी लैंग्वेज में थ्योरी लिख के आओगे, 2-4 लाइन थ्योरी की लिखनी होती है, बाकी ये सब एक्सप्लेन करना होता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ वर्टिकल प्लेन, उसके प्लेन के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास में। देखो हमें पता है कि कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा उसके प्लेन को रोटेट करने के लिए, है ना। तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि कोरियोलिस फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा। देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओमेगा कोस लैम्डा, वर्टिकल कंपोनेंट है ओमेगा साइन लैम्डा। द वर्टिकल कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा प्रोड्यूसेस कोरियोलिस फोर्स नॉर्मल टू द वर्टिकल प्लेन। केवल ओमेगा साइन लैम्डा क्यों कर रहा है, ओमेगा कॉस लैम्डा क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये हमारी अर्थ थी, आपने पेंडुलम को यहाँ लटकाया और पेंडुलम इस तरह से इस दिशा में ऑसिलेशन कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है। और आपको पता है कि इस दिशा में कौन सी डायरेक्शन थी, वाई प्राइम, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी थी, जेड प्राइम। इधर आपका क्या था, ओमेगा कॉस लैम्डा, ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है मेरा पेन टेबलेट पे। इधर हमारा था ओमेगा साइन लैम्डा। अब आप देखिए, जब आपका ये जो पेंडुलम है जब वो वाइब्रेशन कर रहा है तो वो इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी एक बार को वो वाई प्राइम में जाता है, एक बार को वो माइनस वाई प्राइम में आता है। ध्यान रखना, इसका मतलब जो पेंडुलम की मोशन हो रही है वो एक बार को जे प्राइम डायरेक्शन में हो रही है और फिर माइनस जे प्राइम डायरेक्शन में हो रही है, करेक्ट। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, यही उसका वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो कोरियोलिस फोर्स है उसका फॉर्मूला कहता है -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी प्राइम वेक्टर। अब वी प्राइम जो होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। पार्टिकल है आपका यहाँ पे बॉब, और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक बार को जे प्राइम में जाती है और एक बार को माइनस जे प्राइम में आती है। और ओमेगा के जो कंपोनेंट है वो ओमेगा कॉस लैम्डा किस में है, जे प्राइम में है, और ओमेगा साइन लैम्डा किस में है, के प्राइम में है, और बीच में क्या लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जे के साथ में जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा, और जे का माइनस जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो भी 0 आएगा। केवल के का जे के साथ में या फिर के का माइनस जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही कारण है कि ओमेगा कॉस लैम्डा कंपोनेंट से हमें कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी जिस दिशा में है वी प्राइम भी उसी दिशा में आ रहा है।
आई होप इट इज क्लियर, इसलिए मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि केवल ओमेगा साइन लैम्डा जो है वो जिम्मेदार होगा उसका कोरियलिस फोर्स का, वो जिम्मेदार होगा केवल कोरियलिस फोर्स का। एज अ रिजल्ट हमारे पास केवल वो ओमेगा साइन लैम्डा इस एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा नॉर्दर्न में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा साउदर्न में। ठीक है, अब इसके बाद आप सीधे आ जाओ। तो अगर हमें उसका टाइम पीरियड निकालना होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। लेकिन ओमेगा में हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ओमेगा कोस लेम्डा तो जिम्मेदार ही नहीं था, केवल ओमेगा साइन लेम्डा जिम्मेदार था। तो ओमेगा साइन लेम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लेम्डा। ओके, ये क्लियर हो गया। और अर्थ के लिए हमें पता है, अर्थ के लिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और अर्थ के लिए टी की वैल्यू कितनी होती है 24 घंटे। तो अर्थ के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन 24। ये आवर में ही लिखा है, इसलिए मैंने इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी ये 24 अपॉन साइन लेम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में फोको पेंडुलम के लिए यही पूछा जाता है। ठीक है, अब रेट ऑफ रोटेशन। रेट ऑफ रोटेशन का मतलब है जब आपको टाइम पीरियड गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन हो, और रेट ऑफ रोटेशन का मतलब होता है उसका ओमेगा निकालना, जिसे मैं ओमेगा प्राइम से एक बार रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो अगर आपको टी मिल गया है, अगर आपको टी मिल चुका है तो उसकी जो रेट ऑफ रोटेशन होगी वो कितनी होगी 2 पाई अपॉन टी होगी। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी करोगे, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 15 साइन लेम्डा। तो अगर आपको पूछा जाए कि फोको पेंडुलम का एक तो आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन और एक रेट ऑफ रोटेशन, ध्यान रखना टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आएगा ये वाला, और रेट ऑफ रोटेशन का आएगा ये वाला। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल पे कितना होगा, इक्वेटर पे कितना होगा। तो पोल पे कितना होता है, आपका जो पार्टिकल यहाँ था तो आपने देखा कि लेमडा आपका ये वाला एंगल बन रहा था। तो अगर आप पोल पे चले जाओगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो पोल पे लेमडा 90 हो जाएगा, साइन लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी। टी निकाल लेना। इसका मतलब अगर आपने फोको पेंडुलम को पोल पे लटका दिया तो उसका कोई रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि अर्थ कितना भी घूम ले जो पोल के ऊपर बिंदु होता है वो पोल पे ही रहता है। इसलिए आपके पास पृथ्वी के साथ साथ ही उसका प्लेन घूमेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वर्टिकल प्लेन जो है वो 24 घंटे में ही अपना एक रोटेशन कर लेगा। इक्वेटर पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे लेमडा 0 होता है, तो साइन लेमडा 0 होगा। वैल्यू पुट करोगे तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे उसका प्लेन रोटेट ही नहीं करता है। पोल पे पृथ्वी के बराबर रोटेशन कर लेगा टाइम में, और इक्वेटर पे रोटेट ही नहीं करेगा। दैट्स इट। तो ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होती है। ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। न्यूमेरिकल मैंने कहा था कि एक साथ बाद में करेंगे। तो यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस।